प्रिय शिक्षार्थियों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपने लास्ट वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, समावेशी शिक्षा की क्या परिभाषा है, समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है, क्या विशेषता है और उसके क्या सिद्धांत हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि समावेशी शिक्षा का क्या क्षेत्र है और समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं समावेशी शिक्षा के क्षेत्र का। तो पृथक बालकों या विशिष्ट बालकों के समावेशन का स्वरूप एवं क्षेत्र का ज्ञान एक शिक्षक को पूर्ण रूप से होना चाहिए। पृथक बालकों या विशेष बालकों या विशिष्ट बालकों के समावेशन के स्वरूप एवं क्षेत्र का ज्ञान एक शिक्षक को विशेष रूप से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समावेशन के विभिन्न पक्षों का प्रबंधन करना आवश्यक होता है, जिससे उसके सार्थक परिणाम दृष्टिगोचर हो सके। क्योंकि समावेशित अधिगम में प्रत्येक बालक को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। अतः भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में विविधताओं तथा असमानताओं के कारण विभिन्न प्रकार के समावेशन निम्नलिखित रूप में देखे जा सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में पहला है पाठ्यक्रम में समावेशन, इंक्लूजन इन सिलेबस। पाठ्यचर्या में समावेशन, इंक्लूजन इन सिलेबस। समावेशन का यह प्रथम सोपान, इंक्लूसिव एजुकेशन के क्षेत्र का यह प्रथम स्टेप है और यह प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि समावेशन का प्रारंभ इस सोपान से ही होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक को निम्नलिखित तथ्यों का प्रबंध उचित तरीके से करना चाहिए, जिसमें पहला है इसमें सिलेबस के उन सभी प्रकरणों का चयन करना चाहिए। सिलेबस के उन सभी प्रकरणों का चयन करना चाहिए जिसके आधार पर पूर्ण समावेशन की संभावना हो। इससे समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सरल एवं समावेशी शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो इजी तरीके से, सरल तरीके से संपन्न की जाती है। नंबर 2 है सिलेबस के अंतर्गत उन विषयों का चयन करना चाहिए जो सरल एवं विशिष्ट छात्रों से संबंधित हो। सिलेबस के अंतर्गत उन विषयों का समावेशन करना चाहिए जो सामान्य और विशिष्ट दोनों बालकों से संबंधित हो। इससे समावेशन की प्रक्रिया जो है वह रुचिपूर्ण बनी रहती है और क्रमबद्ध रूप में बनी होती है, एक ऑर्डर में बनी होती है। तीसरा है सिलेबस के समस्त टॉपिक या प्रकरण एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। इसलिए उन प्रकरणों, उन टॉपिक का ही चयन करना चाहिए जो एक दूसरे से संबंधित हो तथा एक दूसरे से संबंधित हो तथा एक दूसरे से संबंधित होने से क्या होगा, टॉपिक प्रकरण एक दूसरे से संबंधित होगा तो समावेशन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। नंबर 4 है सिलेबस को क्रमबद्ध रूप से अर्थात समावेशित दृष्टि से तैयार करना चाहिए। सिलेबस को समावेशी शिक्षा के दृष्टि से तैयार करना चाहिए, क्रमबद्ध रूप में तैयार करना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो शिक्षक द्वारा सिलेबस के प्रकरणों को अपनी आवश्यकता अनुसार क्रमबद्ध करके समावेशी अधिगम की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को यह अधिकार होना चाहिए कि वह आवश्यकता अनुसार सिलेबस को क्रमबद्ध कर सके, समावेशी शिक्षा के अनुरूप कर सके। नेक्स्ट है सिलेबस के क्रम एवं प्रकरण में क्रम एवं प्रकरणों के शिक्षण क्रम में समावेशित शिक्षा के शिक्षण क्रम में सिलेबस के
क्रम में और टॉपिक में परिवर्तन का शिक्षक को पूर्ण अधिकार होना चाहिए, जिससे समावेशन की जो प्रक्रिया है वह छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुकूल किया जा सके। दूसरा क्षेत्र है, समावेशी शिक्षा का दूसरा क्षेत्र है, इम्पोर्टेंट क्षेत्र है समय प्रबंधन में समावेशन, इंक्लूशन इन टाइम मैनेजमेंट। इंक्लूशन इन टाइम मैनेजमेंट समावेशित अधिगम के प्रबंधन में समय सारणी का महत्वपूर्ण स्थान होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामान्य रूप से समय सारणी सामान्य शिक्षक में, सामान्य बालकों के शिक्षण क्रम में समय सारणी का दृढ़तापूर्वक, नियमपूर्वक, दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है, परंतु समावेशित अधिगम में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा में, समावेशी शिक्षण क्रम में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। किसमें? समय सारणी में। सामान्य बालकों के लिए जो समय सारणी बनाई जाती है उसका कठोरता पूर्वक पालन किया जाता है, नियम पूर्वक पालन किया जाता है, लेकिन समावेशी शिक्षा क्रम में समय सारणी में परिवर्तन किया जा सकता है। शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि संपूर्ण कार्य निर्धारित समय में ही पूर्ण किया जाए, परंतु अपूर्णता की स्थिति में कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए भले ही समय सारणी में परिवर्तन करना पड़े। समय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। समय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें पहला है समावेशित अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रत्येक प्रकरण को निर्धारित समय में पूर्ण करना चाहिए। समावेशी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए समय सारणी में समावेशित विषयों के लिए पूर्ण समय की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे प्रत्येक प्रकरण को निर्धारित समय में पूरा किया जा सके। एक बार और सुनिएगा। समय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें पहला है समावेशित अधिगम प्रक्रिया के लिए समय सारणी में समावेशित विषयों के लिए पूर्ण समय की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे प्रत्येक प्रकरण को निर्धारित समय में पूरा किया जा सके। नंबर 2 है समय सारणी में उपलब्ध संसाधन के प्रयोग की संभावना पर पूर्ण विचार किया जाना चाहिए, ताकि उन संसाधनों के अनुसार ही समय की व्यवस्था की जा सके। तीसरा है समय सारणी के अनुसार प्रत्येक विषय के समावेशित प्रकरण को उचित स्थान मिलना चाहिए, जिससे कि सभी विषय एवं प्रकरणों को छात्र सरल एवं प्रभावी रूप से अधिगम कर सके, सीख सके। नंबर 4 है समय सारणी में सर्वप्रथम गतिविधियां प्रदान की जाती हैं। इसके बाद थकने पर समय सारणी में सर्वप्रथम गतिविधियों को स्थान स्थिति के अनुसार देनी चाहिए। समय सारणी में सर्वप्रथम गतिविधियों को स्थान छात्रों की स्थिति के अनुसार देना चाहिए। जैसे प्रारंभ में छात्रों को कठिन गतिविधियां देनी चाहिए, इस प्रकार फिर धीरे धीरे कठिन से उन्हें सरल गतिविधियों की तरफ ले जाना चाहिए। इस कठिन गतिविधि देने पर छात्र जब थक जाएंगे तो उन्हें मनोरंजन वाली गतिविधियां देनी चाहिए। इस प्रकार छात्रों के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग किया जा सकेगा। नंबर 5 है समय सारणी में कालांश का समय प्राथमिक स्तर पर छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि
इस अवस्था में छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक थकान दोनों ही शीघ्रता से हो जाता है। तीसरा क्षेत्र है, समावेशी शिक्षा का तीसरा क्षेत्र है अधिगम गतिविधियों में समावेशन। अधिगम गतिविधियों में समावेशन, इंक्लूजन इन लर्निंग एक्टिविटीज। समावेशित अधिगम की सफलता गतिविधियों के प्रबंधन पर निर्भर करती है। समावेशी शिक्षा की जो सफलता है वह अधिगम गतिविधियों के प्रबंधन पर निर्भर करती है। जब किसी विषय के लिए विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुसार गतिविधियों का चयन किया जाता है तो इन छात्रों की जिज्ञासा समग्रता की ओर अग्रसर होती है, जिससे समावेशित अधिगम की संकल्पना में वृद्धि होती है तथा छात्रों का अधिगम स्तर ऊंचा होता है। इसके विपरीत स्थिति में न तो समावेशित अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न होती है और न ही छात्रों का अधिगम स्थायी एवं उच्च क्वालिटी का होता है। अतः अधिगम गतिविधियों के प्रबंधन में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। अधिगम गतिविधियों के समावेशन के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है, गतिविधियों का प्रबंधन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय में गतिविधियों को संपन्न करने में विशिष्ट बालकों के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध हैं या नहीं। इससे गतिविधियों को संपन्न करने में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। नंबर 2, गतिविधियों का स्वरूप इन छात्रों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। गतिविधियों का जो स्वरूप है वह सामान्य बालक और विशेष बालक के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर गतिविधियों का रूप कविता, कहानी एवं खेल को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर बालक इसमें पूर्ण रुचि लेता है। तीसरा है, गतिविधियों का प्रबंधन करते समय छात्रों की रुचि एवं योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। चौथा है, गतिविधियों का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि छात्रों की मानसिक एवं शारीरिक रूप से कार्य करने का अवसर मिल सके, जिससे छात्र का मानसिक और शारीरिक एक तरह से सर्वांगीण शारीरिक एवं बौद्धिक दोनों विकास हो सके। अगला महत्वपूर्ण क्षेत्र है, समावेशी शिक्षा का नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्षेत्र है विद्यालयी संसाधनों में समावेशन। विद्यालय के जो संसाधन है, उपलब्ध संसाधन है, उसमें समावेशन। इंक्लूजन इन स्कूल रिसोर्सेज। समावेशन की प्रक्रिया में विद्यालयी संसाधनों का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। इसलिए शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी प्रबंध कला के माध्यम से संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग कर सके। अतः विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए विद्यालयी संसाधनों के प्रबंधन में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें पहला है, विद्यालयी संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। विद्यालय में जो संसाधन उपलब्ध है उसी के आधार पर किसी भी प्रकार की गतिविधि का आयोजन करना चाहिए। दूसरा है, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के बहुआयामी प्रयोग को प्राथमिकता प्रदान करना चाहिए। जैसे खेल के मैदान का उपयोग खेल के लिए भी किया जा सकता है तथा उसको स्वच्छ कराकर परिवेशीय स्वच्छता के प्रति छात्रों के मन में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। तीसरा है, विद्यालयी संसाधनों के अंतर्गत मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के मध्य
प्रबंध कला के माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, जिससे समावेशित अधिगम की प्रक्रिया संपन्न हो सके। समावेशी शिक्षा का पांचवा स्कोप है सामुदायिक संसाधनों में समावेशन। समावेशी शिक्षा का पांचवा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है सामुदायिक संसाधनों का समावेशन, इंक्लूजन इन कम्युनिटी रिसोर्सेज। इससे पहले हमने देखा स्कूल रिसोर्सेज, अब हम देखते हैं कि कम्युनिटी रिसोर्सेज का कैसे प्रबंधन समावेशी शिक्षा में करना है। समावेशन की प्रक्रिया में शिक्षक से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह समुदाय में उपलब्ध संसाधनों को क्रमबद्ध एवं प्रबंधित रूप में प्रयोग कर सके, जिससे एक और समुदाय के सभी संसाधनों का उपयोग सर्वोत्तम रूप में हो सके तथा समावेशी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया सफल रूप में संपन्न हो सके। सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन में निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। सामुदायिक समावेशन के प्रबंधन में निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, समावेशित अधिगम की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिक्षक को सभी सामुदायिक संसाधनों की सूची तैयार करनी चाहिए। पहला है, समावेशी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को चाहिए कि वो समुदाय में उपस्थित सभी रिसोर्सेज के सभी संसाधनों की सूची तैयार करे, जिससे आवश्यकता अनुसार उसका शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग किया जा सके। दूसरा है, सामुदायिक संसाधनों में सर्वप्रथम उन संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। सामुदायिक संसाधनों में सर्वप्रथम उन संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जो बालक के घर परिवार में पाए जाते हैं। तीसरा है, सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करते समय समुदाय के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि उनकी विशेषता एवं अनुभव का लाभ प्राप्त किया जा सके। इसके लिए शिक्षक को समुदाय के व्यक्तियों के संपर्क में रहना चाहिए। शिक्षक को समुदाय के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट है, सामुदायिक कार्यक्रमों को समाकलित अधिगम में पूर्ण स्थान प्रदान करना चाहिए। इसमें एक ओर छात्रों का मनोरंजन होता है तथा दूसरी ओर छात्रों को सामुदायिक गतिविधियों का व्यापक ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करने से पूर्व उनकी प्रबंधन एवं व्यापक योजना तैयार कर लेनी चाहिए। सामुदायिक संसाधनों के प्रयोग करने से पूर्व उसके प्रबंधन का और उसके प्रयोग करने का व्यापक योजना तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि उसका सर्वोत्तम प्रयोग किया जा सके। अगला क्षेत्र है, समावेशी शिक्षा का नेक्स्ट क्षेत्र है स्थायी संसाधनों में समावेशन। स्थायी संसाधनों में समावेशन, समावेशित अधिगम की इंक्लूजन इन लोकल रिसोर्सेस। स्कूल रिसोर्सेस देखा हमने, कम्युनिटी रिसोर्सेस देखा, अब देखते हैं इंक्लूजन इन लोकल रिसोर्सेस। स्थानीय संसाधनों में समावेशन। समावेशित अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक से स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन की अपेक्षा भी की जाती है। इसमें
छात्रों के समक्ष इन संसाधनों के प्रयोग की स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है कि कब छात्रों को किस क्षेत्र का भ्रमण कराना है तथा कब छात्रों को किस क्षेत्र का भ्रमण कराना है। इस प्रकार की क्रियाओं का प्रबंधन करते समय निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला है स्थानीय स्तर के संसाधनों की सूची का निर्माण करना प्रबंध कला का एक प्रमुख सोपान है, जिससे कि शिक्षक को यह ज्ञात हो सके कि उसको उपलब्ध संसाधनों का कब और कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरा है स्थानीय स्तर के संसाधनों का भ्रमण कराने से पूर्व उनकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए छात्रों की योग्यता एवं स्तर को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि समावेशन की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सके, सर्वोत्तम रूप से संपन्न हो सके। तीसरा है छात्रों में प्रत्येक स्थानीय संसाधन के ज्ञान एवं प्रयोग के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। इसके पश्चात छात्रों को उस स्थानीय संसाधनों का भ्रमण कराना चाहिए। इससे समावेशन की प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट है स्थानीय संसाधनों में स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इससे शिक्षण व्यवस्था समावेशी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वो प्रभावपूर्ण होती है। नंबर 5 है स्थानीय संसाधनों के बारे में छात्रों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट है स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए, जैसे कृषि संबंधी ज्ञान के लिए कृषक की योग्यता का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 7 है शिक्षण रणनीतियों में समावेशन। अगला क्षेत्र है समावेशी शिक्षा का नेक्स्ट क्षेत्र है शिक्षण रणनीतियों में समावेशन, इंक्लूजन इन टीचिंग स्ट्रैटेजी। इंक्लूजन इन टीचिंग स्ट्रैटेजी समावेशित अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा अनेक गतिविधियों के साथ साथ विभिन्न शिक्षक रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है। इन रणनीतियों के सर्वोत्तम प्रयोग के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जिससे एक कुशल शिक्षक द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि कब, कहां और कैसे किस शिक्षण रणनीति के प्रयोग की आवश्यकता है। शिक्षण रणनीतियों के प्रबंधन में निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला है शिक्षण रणनीतियों की सूची निर्माण करना शिक्षक का प्रबंधन संबंधी प्रमुख दायित्व है। यह शिक्षक की प्रमुख दायित्व है कि वह शिक्षण रणनीतियों के प्रबंधन करे। दूसरा है शिक्षक को सदैव समावेशी बालकों की योग्यता के आधार पर रणनीतियों के प्रयोग को स्थान प्रदान करना चाहिए। तीसरा है छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर ही रणनीतियों का प्रबंध करना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए समावेशित अधिगम में खेल, कविता एवं कहानी रणनीतियों का प्रयोग करना चाहिए। एक ही प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करने से छात्र उबने लगते हैं और अधिगम का स्तर निम्न हो जाता है। नेक्स्ट है प्रत्येक विषय के समावेशन के पूर्व यह निश्चित कर लेना चाहिए कि इनमें किन किन रणनीतियों का प्रयोग करना आवश्यक है एवं अनिवार्य है। इससे समावेशन की प्रक्रिया सफल एवं पूर्ण होती है, सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सकता है। नंबर 8 क्षेत्र है स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का नंबर 8 पॉइंट है सहभागिता में समावेशन।
सहभागिता, पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन इन पार्टिसिपेशन। समावेशित अधिगम के अंतर्गत सहभागिता का प्रबंधन एक मुख्य तत्व है। जब तक छात्र एवं समुदाय की सहभागिता समावेशित अधिगम में प्राप्त नहीं की जा सकती, तब तक समावेशित अधिगम की सफलता असंभव है। इसलिए शिक्षक को उन सभी क्रियाओं एवं उपायों को करना चाहिए जिससे विशेष आवश्यकता वाले छात्र पूर्णतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संलग्न हो सके। इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें पहला है, छात्र सहभागिता प्राप्त करने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम छात्रों को अधिक बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। दूसरा है, छात्र सहभागिता प्रबंधन के अंतर्गत विषयों की रूपरेखा तैयार करने से पूर्व छात्रों की योग्यता एवं स्तर, उनके लेवल पर पूर्ण विचार कर लेना चाहिए, जिससे कि उक्त विषय में छात्र की रुचि बनी रहे। तीसरा है, सहभागिता प्राप्त करने के लिए छात्रों की सक्रिय भूमिका निश्चित करनी चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार सहयोग करना चाहिए। समावेशित अधिगम प्रक्रिया की क्रिया में नियंत्रण का अभाव होना चाहिए, जिससे कि छात्र पूर्ण समर्पण की भावना से कार्य कर सकें। नेक्स्ट है, सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए भी शिक्षक व्यक्तियों के अनुभव। सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए शिक्षक को समुदाय के व्यक्तियों के संपर्क में रहना चाहिए, जिससे आवश्यकता अनुसार समाज के व्यक्तियों के अनुभव का लाभ एवं सक्रिय सहयोग समय समय पर शिक्षक को प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है, विद्यालय एवं समुदाय की दूरी को समाप्त करने के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों में छात्रों को भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए तथा विद्यालय के कार्यक्रमों में समुदाय के व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए, जिससे सहभागिता के अवसर का विकास संभव हो सके। नेक्स्ट है, शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांतों का समावेशन। अगला क्षेत्र है समावेशी शिक्षा का। शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांतों में समावेशन, इंक्लूजन इन टीचिंग मैक्सिम्स एंड प्रिंसिपल्स। समावेशी शिक्षण अधिगम सूत्र में एवं शिक्षण सिद्धांतों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांतों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसलिए एक शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करते समय समावेशी बालकों को ध्यान में रखे। इससे एक ओर शिक्षण सिद्धांत एवं शिक्षण सूत्रों के लाभ शिक्षक एवं छात्र दोनों ही प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर समावेशित अधिगम की सफलता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। समावेशित अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण सिद्धांतों का प्रबंधन करते समय निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला है, समावेशित अधिगम के प्रबंधन में सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार अधिगम के उद्देश्यों को देखते हुए करना चाहिए। इससे अधिगम समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरलता होती है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, समावेशी अधिगम की प्रक्रिया को पूर्णतः बाल केंद्रित रखना चाहिए।
जिससे बालक उसमें रुचि प्रदर्शित करे, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास निर्बाध गति से हो सके। नेक्स्ट है विशिष्ट विषयों के चयन का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। विशिष्ट विषयों के चयन का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। जैसे प्रथम अवस्था में छात्रों से सामान्य चर्चा करनी चाहिए, उसके बाद विशेष नियमों एवं सिद्धांतों की बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है समावेशी अधिगम प्रक्रिया में रुचि एवं क्रियाशीलता के सिद्धांत का भी अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि रुचि के अभाव में कोई भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है समावेशी अधिगम के प्रबंधन में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग एवं शिक्षण सिद्धांतों की उपयोग प्राथमिक स्तर पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर करना चाहिए। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरलता होती है। नेक्स्ट जो तथ्य है जिसका हमें शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांतों में समावेशन में ध्यान रखना चाहिए, वह है शिक्षण सिद्धांतों एवं सूत्रों का प्रयोग पाठ्यक्रम के विश्लेषण एवं विषयों के चुनाव में व्यापक रूप से करना चाहिए, जिससे कि विभिन्न छात्रों की रुचि एवं स्तर के अनुसार ही समाकलन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। और समावेशी शिक्षा का लास्ट क्षेत्र है मूल्यांकन प्रक्रिया में समावेशन, इंक्लूजन इन इवैल्यूएशन प्रोसेस। मूल्यांकन प्रक्रिया में समावेशन। मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न सोपानों का अनुसरण करना चाहिए। समावेशित अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन भी विशिष्ट रूप में होना चाहिए। यदि कोई शिक्षक मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण विशिष्ट रूप में नहीं करता है, तो वह विशिष्ट छात्रों के स्तर का सही ज्ञान नहीं रख पाता है और न ही समावेशी शिक्षा को वह प्रभावी बना सकता है। अतः समावेशी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन प्रक्रिया के समावेशन में हमें निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें पहला है मूल्यांकन प्रक्रिया में सदैव छात्रों के स्तर का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया सतत एवं व्यापक रूप से संपन्न होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक गतिविधि के बाद प्रश्न पूछकर या चर्चा करके छात्रों को अधिगम स्तर को ज्ञात कर लेना चाहिए। तीसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया में छात्रों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करना संभव नहीं होता, इसलिए छात्र का मूल्यांकन सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से होना चाहिए। चौथा है मूल्यांकन विधियों एवं प्रविधियों का निर्धारण करते समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि विद्यालय में इस विधियों और प्रविधियों से संबंधित संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं है। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरन निम्न अधिगम स्तर के छात्रों का विभिन्न प्रयासों के माध्यम से उच्च स्तरीय अधिगम वाले छात्रों के रूप में परिवर्तित कराने का प्रयास करना चाहिए। तो हमने क्या क्या देखा? समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में हमने
पहला देखा पाठ्यचर्या में समावेशन, इंक्लूशन इन सिलेबस। दूसरा देखा समय प्रबंधन में समावेशन, इंक्लूशन इन टाइम मैनेजमेंट। तीसरा देखा अधिगम गतिविधियों में समावेशन, इंक्लूजन इन लर्निंग एक्टिविटीज। चौथा हमने देखा विद्यालयी संसाधनों में समावेशन, इंक्लूशन इन स्कूल रिसोर्सेज। पांचवा हमने देखा सामुदायिक संसाधनों में समावेशन, इंक्लूशन इन कम्युनिटी रिसोर्सेज। छठा देखा स्थानीय संसाधनों में समावेशन, इंक्लूजन इन लोकल रिसोर्सेज। सातवां देखा शिक्षण रणनीतियों में समावेशन, इंक्लूजन इन टीचिंग स्ट्रेटजीज। आठवां देखा सहभागिता में समावेशन, इंक्लूजन इन पार्टिसिपेशन। नौवां देखा शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांतों में समावेशन, इंक्लूजन इन टीचिंग मैक्सिम्स एंड प्रिंसिपल्स। और लास्ट क्षेत्र है मूल्यांकन प्रक्रिया में समावेशन, इंक्लूजन इन इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो आशा करते हैं कि आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।